हाँ भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स का एक नाम टॉर्क होता है क्या? टॉर्क को डिनोट किससे करते हैं? कैसे डिनोट करते हैं? क्या आर क्रॉस एफ होता है यार? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस टाउ को जब हम मैथमेटिकली यूज करते हैं तो लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। अरे क्लैरिटी है? एसआई यूनिट क्या होता है नेता? एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अच्छा, क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। अच्छा, वेक्टर में स्पेसिफाई करें एक्सियल की पोलर, कैसा वेक्टर है? एक्सियल है ना? अच्छा ये बताओ, ये बताओ क्या टॉर्क आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा? अरे क्रॉस प्रोडक्ट है ना यार, तो जो सी वेक्टर मिलता है वो ए और बी दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे रॉड वाले, याद है? हम कहें कि अगर मान लो ये एक रॉड है, ये हिंज पॉइंट है, ये यहां से 53 डिग्री पे है, मास है इसका 5 kg, लेंथ है इसका 3 मीटर। क्या इस समय टॉर्क बता सकते हो? क्या लिखोगे बताओ? टॉर्क बराबर, जल्दी बोलो, टॉर्क बराबर क्या लिखोगे? टॉर्क बताओ, फटाक से बताओ, टॉर्क क्या लिखोगे? प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉर्क कराया था क्या? कराया था? हाँ, करो 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 बाहर। पेन चलाते नहीं हो यार तुम लोग, बैठे काहे रहते हो बे? कंपोनेंट तोड़ने नहीं आ रहा? एक एक्सिस रॉड के अलोंग, एक एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर, एमजी के दो कंपोनेंट, खट से आंसर। कितना आ रहा है? 45 कि 60? 60 ना? हाँ। दादा जा, कितनी बार बताए हैं कि इसके अलोंग एक एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस। ये 53 है तो क्या ये भी 53 होगा? ये क्या 50 होगा? अरे होगा ना। 50 के दो कंपोनेंट, इधर कॉस और इधर साइन। साइन 53 होता है 4/5। कितना होता है? 4/5। तो इधर लगेगा 40, इधर लगेगा 30। अरे लगेगा ना। टॉर्क कौन देगा 30 की 40? क्या कंपोनेंट तोड़ना सिखाएं? टॉर्क कौन देगा? 40 देगा ना जी। यस सर। तो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है? 3 पर कि 1.5 पर? कितने पर? 1.5 पर। तो टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो गया? 60 न्यूटन मीटर। 60 न्यूटन मीटर। क्या आर क्रॉस एफ कराए थे? अरे आर क्रॉस एफ भी तो कराए थे। ये बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। नीट 2020। Find the torque about the origin when a force of 3J Newton act on a particle whose position vector is 2K मीटर। -6 की +6? +6 की -6? सबको -6 पता चल रहा है क्या नेता? काहे बैठे हो? शांति से कुछ बोल के पढ़ो, पार्टिसिपेशन दिखाओ, तब पढ़ने पढ़ाने का मजा आएगा। हाँ बताओ भाई लोग, +6 की -6? माइनस। सुनो, फोर्स बराबर क्या तुमको 3J कैप दे रखा है, और आर वेक्टर बराबर कितना दे रखा है? 2K कैप। तो टॉर्क बराबर क्या आर क्रॉस एफ होता है? तो 2 × 3 6 ले लें, और K क्रॉस J, आई की माइनस आई? उल्टा चल रहे हो ना। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। लेकिन जब आई क्रॉस के चलोगे तो क्या मिलेगा? -J। नहीं आ रहा है?
आ रहा है? यस सर। तो यहां क्या बनेगा? k क्रॉस j में -6i। अरे क्लियर है क्या? हड़बड़ी में हम 6i मार के आगे बढ़ जाते हैं। अरे क्लियर है ना? यस। चलो नेता, अब दूसरी बात सुनो। हम बात कर रहे हैं एनालॉगी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज रोटेशनल मोशन। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। ये बताओ, रोटेशनल मोशन का कारण क्या है? सॉरी, ट्रांसलेशनल मोशन का कारण क्या है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास इंटू, रोटेशनल मोशन का कारण है टॉर्क। मास ट्रांसलेशनल मोशन में तो आई, रोटेशनल मोशन में यहां ए तो यहां एल्फा। टॉर्क बराबर आई इंटू एल्फा। अच्छा, ये बताओ, अगर हम कहें इफ एफ नेट बराबर 0, इफ एफ नेट बराबर 0, नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सलरेशन, एक्सलरेशन 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो 0 या तो कांस्टेंट, या तो 0 या तो कांस्टेंट। और ऐसी सिचुएशन में क्या हम लीनियर मोमेंटम को लिख देते हैं कांस्टेंट है, और फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ जाता है P इनिशियल बराबर P फाइनल। क्लैरिटी है? जैसे ये चलता है सेम एज इट इज रोटेशनल मोशन में चलता है कि अगर नेट टॉर्क 0 है तो अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होगा? 0। अगर अल्फा 0 है तो ओमेगा या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा। अरे क्लैरिटी है? यहां पर लीनियर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बस थोड़ा सा रिलेटेबल लगे इसको बता दे रहे हैं कि आपका एंगुलर मोमेंटम यहां पे कांस्टेंट रहता है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, कैसे काम करता है, इन सब की अभी डिटेल में बात करें। ठीक, चलिएगा। तो इस जैसे यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते थे, वैसे यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे और फिर लिखेंगे एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। अच्छा, अगर हम आपसे यहां से एक बात का निचोड़ निकालें, निचोड़ ये है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, क्या जरूरी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? क्या रोटेशनल इफेक्ट प्रोसेस कर सकती है? अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क 0 है, क्या इसका मतलब है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में? हाँ कि ना? सोचो, हम कह रहे हैं नेट फोर्स 0 है, तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? 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 पिछला लेक्चर याद है कि नहीं याद है? एक बात हम लिखे थे पिछले लेक्चर में, इफ टाउ नेट बराबर 0 इट मींस एफ नेट बराबर 0। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इफ एफ नेट बराबर 0 तो टाउ नेट बराबर 0। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये भी फॉल्स है ना? ये भी फॉल्स है ना? तो अगर मैं कह रहा हूं कि टॉर्क 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जरूरी है? जरूरी है? नहीं तो अभी तक तुमने क्या बोला? जरूरी है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो ना यार, भगवान दिए उसका थोड़ा सम्मान करो। दिए नहीं है सर, हम पीछे खड़े थे। हैं? बोलो, अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो क्या ये जरूरी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी? नहीं, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क 0 हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क 0 है, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी? ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स 0 हो। अरे पल्ले पड़ रहा है? तो अगर आपको एक्चुअल इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो वहां पर नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए और नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। ठीक है ना? नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए और नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए थ्रू आउट एनी पॉइंट एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। उस बॉडी पर एग्जिस्ट करने वाले किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। सवाल के लिए, अदरवाइज तुम पूरी दुनिया में कोई सा भी पॉइंट मान लो, हर पॉइंट पे नेट टॉर्क कितना रहेगा? 0। क्लैरिटी है? अगर ऐसा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज नहीं है। दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे और इक्विलिब्रियम की बात होती थी तो वहां पर आप लिखते थे एफ एक्स बराबर 0 एंड एफ वाई बराबर 0। जाने अनजाने आपको पता नहीं था,
कि वहां पर टॉर्क भी 0 था। अब सोचिए, अगर हम केवल ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है क्या? लग रहा है? नहीं। हमको भले ही नहीं उस समय ज्ञान था उस बात का, लेकिन अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में थी तो नेट टॉर्क भी 0 था। बस फायदा वहां यही था कि कोई ऐसा फोर्स ही नहीं था जो रिस्पॉन्सिबल हो टॉर्क देने के लिए, तो आपको कहीं टॉर्क दिखता नहीं था, बट था वहां भी नेट टॉर्क 0। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यहां पर आपको परपेंडिकुलर फोर्सेस दिखेंगे, तो यहां आपको आपकी दो कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए। पहला क्या? नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, और दूसरा क्या? नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। जब नेट टॉर्क 0 होता है तो इसमें दो कंडीशन बनती है बच्चा। एक कंडीशन बनती है क्लॉकवाइज टॉर्क, और एक बनता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्या ये क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क टॉर्क की डायरेक्शंस हैं? नहीं, ये बस क्या है? सेंस ऑफ रोटेशन। डायरेक्टली हमको देखकर पता चलेगा कि कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अरे क्लैरिटी है? तो जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है वो टॉर्क एक तरफ, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है वो टॉर्क एक तरफ। तो नेट टॉर्क कितना? 0। नेट टॉर्क कितना? 0। जैसे नेट फोर्स में आप कहते थे जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स 0। वैसे ही नेट क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अरे पल्ले पड़ा? कोई खास बात, कोई बहुत कठिन नहीं। अल्फा का मतलब समझते हैं? सर्कुलर मोशन में बताया था, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा बराबर, ये तो क्लियर है ना कि डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। जैसे यहां पर एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली रफ्तार में चेंज होगा, या तो रफ्तार बढ़ेगी या तो घटेगी, या तो रफ्तार अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। अरे क्लैरिटी है? सेम एज यहां पर है कि अगर अल्फा होगा तो ओमेगा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ। अब सुनिएगा, इसी बोर्ड से अब हमारा आज का पूरा लेक्चर चलेगा। बस इतनी कंडीशन आपको पता रहनी चाहिए आज का पूरा लेक्चर बनाने के लिए। अब सुनिए, देखिए कह रहा, अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर, अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रोटेटिंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी about their diametric axis, about their diametric axis. कह रहा, it is easier to stop the ring, it is easier to stop the solid sphere, it is equally difficult to stop both of them, it is not possible to stop rotating body. तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेट करो कि एक 100 किलो का पत्थर आ रहा है गोल घूमते हुए, एक 10 किलो का, किसको रोकना आसान होगा? 100 वाले को कठिन होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अरे क्लैरिटी है? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए स्टेबिलिटी का कारण क्या है? मास। रोटेशनल मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोकना, उसको रोकना मुश्किल होगा, उसको चलाना भी मुश्किल है और उसको रोकना भी मुश्किल है। अरे क्लैरिटी है? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? रिंग का। कितना है? mr² की mr²/2? mr²/2। अरे डायमेट्रिक एक्सिस की बात हो रही है यार। और सॉलिड स्फीयर का क्या है? ये रिंग है ना, सॉलिड स्फीयर का कितना है? 2/5 mr²। ये 5 चौक को 20, ये 0.4 है, ये 0.5 है। अरे है ना? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? किसका ज्यादा है? रिंग का। इसका कम है ना? दोनों का मास सेम था, दोनों का रेडियस सेम था, तो किसको रोकना आसान होगा? रिंग को कि सॉलिड स्फीयर को? तो इट इज इजियर टू स्टॉप द सॉलिड स्फीयर। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इट इज लेस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर। अरे आया कि नहीं आया? आया? चलो एक और वन लाइनर सवाल बताओ। व्हेन कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब अल्फा है कि नहीं है? अल्फा है कि नहीं है? टॉर्क कांस्टेंट तो अल्फा भी। ओमेगा कांस्टेंट या चेंज होगा? चेंज होगा ना? कौन सा आंसर होगा? A body maintain its state or move in a straight line with same velocity? टॉर्क है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा ही नहीं। Acquires linear acceleration, acquires angular acceleration, rotates with constant angular velocity? संभव ही नहीं है। समझ आया ना? क्यों? क्यों ये संभव क्यों नहीं है?
क्योंकि ए बराबर क्या है, अल्फा बराबर क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर अल्फा तुम्हारा वेरिएबल है तो क्या, अल्फा तुम्हारा कांस्टेंट है तो क्या ओमेगा वेरिएबल होगा? अरे डी ओमेगा है ना भाई, पल्ले पड़ रहा है ना, समझ पा रहे हो? अल्फा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकंड कितना रेडियन पर सेकंड रफ्तार बढ़ रही है, लीनियर की एंगुलर? एंगुलर। कौन सी? एंगुलर। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब देखिए, अब यहां से शुरू होगी सारी कहानी इक्विलिब्रियम की। कह रहा है कि अ रॉड ऑफ वेट W, अ रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ। समझ रहे ना, दो चाकू के ऊपर उसको बैलेंस किया गया है, ऑफ एज A एंड B एंड इज इन इक्विलिब्रियम इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम में है। द नाइफ्स आर एट डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर। नाइफ जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है? D डिस्टेंस पे है। कह रहा द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम A। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज, A पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? सुनो, ये तुम्हारे पास एक रॉड थी, अरे थी ना भाई? सवाल देखना, जो मैं बना रहा हूं वही समझे हो क्या? आराम से 2-3 क्वेश्चन समझ लो, फिर उसके बाद खुद से बनाना। ये तुम्हारे पास दो नाइफ्स के एज थे, कहां लगे थे ये नहीं पता है, बस ये पता है कि इनके बीच का गैप कितना है? D। इसको हमने बोला A और इसको हमने बोला B। और दूसरी बात क्या दे रखी? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम A। क्या A से x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है? अरे नहीं आ रहा है। A से कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। सेंटर ऑफ मास नीचे कितना लग रहा है? mg। रॉड का मास तो m है, वेट दे रखा है, तो क्या इसको w लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना। तो ये x है, तो ये कितना होगा? d माइनस एक्स। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? अरे बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो नेट फोर्स, तो बॉडी पे जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स। अरे नहीं आ रहा है यार, बॉडी पे जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, तो नीचे कितना लग रहा है जी? W। ऊपर कितना लग रहा है? एक नाइफ इधर से लगा रहा है N1 और एक नाइफ इधर से लगा रहा है N2, तो ऊपर कितना लगा बॉडी पे? N1 या N1 प्लस N2? N1 प्लस N2। ये फॉर्मेट है सवाल बनाने का, और बहुत तरीके हैं इस सवाल को बनाने के। N1 प्लस N2 बराबर W। N1 प्लस N2 बराबर W। क्या बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हुआ? नेट फोर्स जीरो हुआ। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में दिख रही है तो नेट टॉर्क भी क्या होगा? नेट टॉर्क भी क्या होगा? जीरो। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट? किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट? सोच लो, सोच लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। क्या भाई? किसी भी पॉइंट के अबाउट? यस, किसी भी पॉइंट के अबाउट। चाहे ये देख लो, बीच में देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, रैंडमली पे इनफाइनाइट पॉइंट बताओ, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, नेट टॉर्क हमेशा कितना आएगा? जीरो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसके अबाउट निकालें कि हमारा सवाल आसानी से बन जाए। क्लैरिटी है? हमको क्या सोचना है कि जब किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है, तो हमको उस पॉइंट का चुनाव करने आना चाहिए जिस पॉइंट से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अरे क्लैरिटी है? अब सोचो, ये पेन दिख रहा है सबको, अगर हम यहां फोर्स लगाए, क्या गोल घूमा? खोपड़ी पकड़ टीवी के अंदर कर देंगे गधा दांत। ये देख, इधर देख, इधर कैसे नेट फोर्स लग रहा है भाई? क्या फोर्स लगा? क्या ये गोल घूमा? टॉर्क आया कि नहीं आया? आया। यहां पर लगा तब भी आया, यहां पर लगा तब भी आया। जिस पॉइंट पे ये हिंज है, अगर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं तो नेट टॉर्क कितना होगा? जीरो। क्यों? फोर्स तो लग रहा है लेकिन कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो टॉर्क कितना होगा? जीरो। टॉर्क कितना होगा? जीरो। इस फोर्स का इस रॉड के जस्ट हिंज पॉइंट पे लगने का मतलब है कि जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन शो कर रहा है, उस पॉइंट पर इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। अब ये हमारा हथियार हो गया कि हम वो पॉइंट चुनेंगे
जहां पर मैक्सिमम अननोन फोर्स हो। समझे कि नहीं? अब जैसे यहां पे दो अननोन फोर्स है, एक N1 और एक N2, क्या दोनों का टॉर्क आएगा? दोनों का टॉर्क आएगा? नहीं आएगा। कैसे? N1 का भी कितना होगा? 0, N2 का भी कितना होगा? 0। तो अब तुम्हारी इक्वेशन से N1 N2 गायब। तो समझ नहीं पाए, मैं गणित सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिजिक्स हो गया, गणित सीखो। अब यहां पर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे, क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तुम्हारे पास एक इक्वेशन है N1 प्लस N2 बराबर W। अब तुमको दूसरा पॉइंट चुनना है, तो उसको ऐसे चुनना है कि एटलीस्ट वहां पर मैक्सिमम अननोन फोर्सेस लग रहे हो। कितने अननोन फोर्स है? एक N1 और एक N1 और एक। तो चाहे तो तुम इसके अबाउट लगाओ, चाहे तो इसके अबाउट लगाओ। तुमसे पूछा क्या है? क्या पूछा है? N1। तो N1 पूछा है, तो तुम किसके अबाउट लिखोगे? B के अबाउट। किसके अबाउट? B के अबाउट। क्यों? क्योंकि N2 कहां से पास कर रहा है? B से। कहां से? N2 का टॉर्क। N2 का टॉर्क इक्वेशन में तुम्हारे N2 आएगा ही नहीं, बस क्या आएगा? N1। बस क्या आएगा? N1। अरे क्लैरिटी है ना? तो तुमको इस इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खट से एक बार में आंसर कर लोगे। गलती से अगर तुम इस पॉइंट के अबाउट लिख दिए तो N1 भी आएगा, और N1 की वैल्यू निकाल के तब यहां रख के निकालोगे। क्लैरिटी है ना? सवाल तुम ध्यान से नहीं पढ़े, तुमने इस पॉइंट के अबाउट निकाल दिया तो तुम्हें N2 मिलेगा, फिर N2 की वैल्यू उठा के यहां रखोगे तब N1 मिलेगा। बात समझे ना? तो अपने को क्या याद रखना है? अभी लैडर वाली प्रॉब्लम आएगी जहां फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और उस जगह बहुत सही तरह से चुनाव करना पड़ता है पॉइंट का। पॉइंट का चुनाव करोगे, तुम्हारा 2 मिनट का सवाल 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा। बात समझे ना? और चुनाव में क्या ध्यान देना है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या भाई साहब? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है? क्या हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है? तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के लिख सकते हैं। तो क्या हम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे? नहीं। जहां पर मैक्सिमम अननोन फोर्स लग रहे होंगे, क्या उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे? क्यों लिखोगे? क्योंकि उन सारे फोर्सेस का नेट टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट कितना आएगा? 0। तो तुम्हारी इक्वेशन में, टॉर्क की इक्वेशन में वो फोर्सेस नहीं आएंगे। समझ पाए? दिमाग में रह जाएगा। अच्छा देख क्या लिखोगे फिर? ए के अबाउट टॉर्क देखें कि बी के अबाउट? तुम ए के अबाउट भी देखोगे, सेम आंसर आएगा, कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अरे क्लैरिटी है ना? लेकिन बी के अबाउट देखने में फायदा होगा। बताओ एमजी इसको कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज बी पॉइंट के अबाउट। सोच के बोलना है कैसे घुमा रहा है, और N1 कैसे घुमा रहा है। तो नेट टॉर्क 0 है, तो जितना टॉर्क क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अरे आया क्या भाई साहब? पीछे समझ आ रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? क्लॉकवाइज कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? N1। कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है यहां से? कितने पर? D पर। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क mg इंटू डी माइनस एक्स। mg क्या? W है भाई? अरे है ना जी। लो भैया N1 आ गया कितना? W D माइनस एक्स अपॉन डी। क्या हमको पहले इक्वेशन की जरूरत पड़ी? पड़ी नहीं। लेकिन अगर गलती से आप ए के अबाउट टॉर्क लिख लेते तो क्या पड़ जाती? आप इसके अबाउट लिख लेते तब भी क्या पड़ जाती? पड़ जाती ना? तो ये फायदा होगा। समझदारी अच्छी रहेगी तो काम बन जाएगा, वन लाइनर हो जाएगा। नहीं तो फिर एक भी उल्टा पुल्टा किए, N1 निकाले N2 निकाले, आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन जो 10 सेकंड में 15 सेकंड में होना था उसी को तुम 1 मिनट 1.5 मिनट लगाओगे। बात समझे कि नहीं? बात समझे ना? बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो N2 निकला ना, तुमसे N1 पूछा है ना। N2 निकला, अब N2 का वैल्यू वहां डाल के देखो ए वाले में, और फिर N1 निकालो, फिर वही आंसर आ जाएगा। यही तो गेम है ना यार, यही तो लॉजिक है। तुम ए के अबाउट अगर टॉर्क लिखोगे तो तुमको क्या मिलेगा? N1 की N2? सोचो ए के अबाउट लिखोगे तो क्या मिलेगा? तब mg कैसे जनरेट करेगा? क्लॉकवाइज। mg कैसे देगा? क्लॉकवाइज। और N2 कैसे देगा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझे कि नहीं समझे? पल्ले पड़ रहा है? तब तुमको N2 मिलेगा, फिर N2 का वैल्यू उठा के यहां रखोगे, फिर N1 मिलेगा, और आएगा यही आंसर।
अब सवाल में पूछा N1 तुम निकाल रहे हो N2, तो उसको वैल्यू रख के फिर N2 चाहिए, N1 चाहिए होगा ना यार। अब ये थोड़ी है कि N1 पूछा N2 आंसर आ रहा है सर, हम ये वाला टिक मारेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे यार। चले आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल बराबर पल्ले पड़ा। आइए ये सवाल बनाइए, बहुत ध्यान से बनाइएगा। कह रहा है ये गैप 10 सेंटीमीटर है, ये गैप 20 सेंटीमीटर है। Determine the point of application of third force for which the body is in equilibrium when the force of 20 Newton and 30 Newton are acting on the rod as shown in figure। 30 न्यूटन कहां लगा? नीचे। कहां लगा? 20 न्यूटन कहां लगा? क्या नेट फोर्स जीरो है? नेट फोर्स जीरो है? नहीं। जीरो करने के लिए हमको ऊपर फोर्स चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? कितना चाहिए होगा? वो 10 हम कहीं भी लगा दें, क्या नेट फोर्स जीरो रहेगा? लेकिन डायरेक्शन किधर होना चाहिए? क्या लेकिन नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी? ये जरूरी। क्या दोनों चीजें जीरो होनी चाहिए? नेट फोर्स भी और नेट। बनाओ, मदद कर दिए, इतना मदद कर दिए तुम्हारा, सोचो और बनाओ। हर दीन दयाल वेरद समभारी। क्या जी? हाँ, पॉइंट बी पे है क्या दे रहे? पॉइंट बी कितना दूर? डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ, कहां लगेगा? है वही जो राम रचे राखा। तुम लोग का कल टेस्ट है ना? सिटी तैयारी हुई है? नहीं? क्यों बे? ऐसे वैसे कौन बोलता है भाई? टाइम कहां मिलता है? ए से कितना? हाँ ठीक, ए से 70, सी से 60 और यहां से 30 से 40। चलो आओ अब मेरे साथ सॉल्व करो, इतना टाइम लगे, इतना टाइम नहीं लगना था गधेदार। इधर देखो, ऊपर नेट फोर्स कितना है? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है तुम्हारे पास? अबे है सर, काश कॉमन सेंस इतना कॉमन होता। नहीं तो एक एक हम लोग के कॉलेज के टाइम पे एक प्रोफेसर साहब आए थे यहाँ से, अपने ITBHU से। तो वो बोले कि इंजीनियरिंग वालों को 2 एग्जाम्स देने की मजबूरी रहती है। एक होता है कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा हम लोग के टाइम पे यूपीएससी का ट्रेंड थोड़ा कम था, गेट। एक मैकेनिकल वाले थे ना हम लोग, तो मैकेनिकल वाले मैक्सिमम गेट का एग्जाम देते। तो वो कहते थे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट काश एक बिल्ली की तरह कॉमन होता, उसमें कॉमन जैसा कुछ नहीं होता भाई, बवाल पेपर आता है। मतलब ऐसे लगता है कि वो भारत के लोगों ने बनाया नहीं है, इतना खतरनाक पेपर आता है, अंग्रेजी इतनी भौकाली आती है उसकी। और एक होता है गेट, उन्होंने कहा गेट काश एक नॉर्मल गेट होता। 42 सब्जेक्ट होते हैं पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 42 सब्जेक्ट से 100 नंबर का पेपर बनता है। हाँ क्या चीज? हाँ, पूरा जो गेट का पेपर होता है वो 42 सब्जेक्ट से बनता है, और अगर कोर सब्जेक्ट गिने जाए तो कोर में 26 सब्जेक्ट। अब जैसे मशीन डिजाइन होता है तो मशीन डिजाइन 1, मशीन डिजाइन 2, थ्योरी ऑफ मशीन होता है तुम्हें थ्योरी ऑफ मशीन 1, थ्योरी ऑफ मशीन 2। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी 3-4 पार्ट होते हैं, फ्लूइड्स होता है, आरएसी होता है, थर्मोडाइनमिक्स होता है, बहुत कठिन होता है। एग्जाम टफ नहीं होता, एग्जाम बहुत टफ नहीं होता, इट इज काइंड ऑफ पेपर आसान रहता है। लेकिन जैसे तुम्हें अभी नीट का पेपर लगता है कि तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, तो अपने पास 3 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे में 50 सवाल करने रहते हैं। तुम्हें तो ज्यादा समय मिल रहा है ना, ज्यादा समय मिलता है ना तुम्हें, तो 3 घंटे में 180 सवाल कर रहे हैं, तो तुम्हारे सवाल आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। 180 मिनट में 180 सवाल करने, तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन टफ आते हैं, बट दिक्कत यह है कि सब आना चाहिए। तुम जितने अच्छे थर्मोडायनेमिक्स में हो
उतने ही अच्छे तुमको मशीन डिजाइन आनी चाहिए, उतना अच्छा तुमको थ्योरी ऑफ मशीन आना चाहिए, उतनी अच्छी तुमको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। और उसके बाद जब हम लोग पढ़ते थे तो जब मैंने पहली बार दिया था तो 52 नंबर आया था मेरा 100 में से। और 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 वो उसके पीछे का कारण बताता हूं। उसके पीछे का कारण ये था कि मैं मास्टर था, पढ़ाता था। मैं पढ़ते समय जो नहीं सीखा हूं वो पढ़ाते समय सीखा हूं। और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाता था, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाता था, मशीन डिजाइन पढ़ाता था। मशीन डिजाइन में मैं 17 नंबर पाया हूं और 16 नंबर पासिंग था। और 20 मिनट में पेपर दे के उठ के चला गया था। वो कहती रही पेपर डिबार कर देगा, कहा जो मन करे वो कर दो, जा रहा हूं। उठ के चला आया था पेपर। परेशान हो गया था बहुत, उस साल मैं कॉलेज नहीं जा पाया था, मैं पूरा ड्रॉप हो गया था भयंकर। तो जब वहां से निकला तो कैब में बैठ कर खूब चिल्ला चिल्ला कर रोया कि लगा स्टार। स्टार होता है जो बैक लग जाती है तो स्टार लग जाता है। तो जो बड़ी कंपनीज आती है ना प्लेसमेंट के लिए, वो ऐसे लगा देती हैं कि स्टार बना के लगा देती है, स्टार्स आर नॉट अलाउड। रिटर्न में ही नहीं बैठने देती हैं जिनका बैक होता है, सीजीपीए का क्राइटेरिया ठोक देती हैं। तो ऐसे था तो, लेकिन बस ये था कि 17-18 नंबर का पेपर लिखा था और 16 नंबर आ गए थे, पास हो गया, कल्याण हो गया था। 30 नंबर का पेपर था, 1.5 घंटे का। हाँ भाई साहब मजा आ गया था। तो ऐसे करके निकला। तो पहले अटेम्प्ट में दिया तो नंबर अच्छे आ गए, तो मुझे लगा यार दूसरा अटेम्प्ट में तो फोड़ ही लेंगे यार अपना, 50 से 30 ही नंबर तो और बढ़ाना है। क्योंकि तब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 80-82 नंबर पे, 80 नंबर पे जनरल को इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता था पीएसयू से। तो इतना तो कर ही लेंगे। तो मैं पढ़ाता भी था पैरेलल में, तो फिर मेरा इंजीनियरिंग का पूरा पढ़ाने वाला पोर्शन छूट गया और मैं 11th एंड 12th में घुस गया, पढ़ाने लग गया 11th एंड 12th। फिर पैसा मिलने लगा। इंजीनियरिंग में पढ़ाता था तो कम पैसा मिलता था कि 50-60 बच्चे पढ़ाता था, 500 रुपए देते थे सब, कोई देता था कोई नहीं देता था। फिर मैं जब 12th पढ़ाना स्टार्ट किया, 11th एंड 12th, तो एक कोचिंग में जाता था पढ़ाने के लिए, सरस्वती करके, सरस्वती क्लासेस करके था वो। तो वहां में जब मैं शुरू किया था तो 4 बच्चा था, 4 बच्चे से मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था। और भाई 2.5 महीने के अंदर वहां पे हो गए 165-166 बच्चे। और अपना सेट था माहौल कि 60% मुझे मिलेगा, 40% उसको मिलेगा। तो उसको भारी लगने लग रहा था बाद में, लेकिन कमाई बहुत अच्छी हो जाती थी। साला शाम को जाते थे 4 बजे, 8 बजे फ्री हो जाते थे। उतने में कब किसी महीने 65,000 आ रहा है, किसी महीने 70,000 आ रहा है, किसी महीने 80,000 आ रहा है। अभी इंजीनियरिंग जस्ट खत्म हुई थी। मुझे लगा यार अब मुंह खून लग रहा है, अब ठीक है, अब पढ़ा लिए जितना पढ़ना था। पढ़ाई उड़ाई गई तेल लेने। फिर उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू किया, सुबह शाम दोनों टाइम। और दोपहर में स्कूल, बढ़िया एक स्कूल मिल गया था मस्त, तो पैसा ही पैसा। फिर मतलब शुरू तो मैंने लिटरली मैंने टीचिंग का काम शुरू मजबूरी में किया था, बहुत अखंड मजबूरी में, और सोच नहीं सकते। लेकिन उसके बाद फिर मजबूरी मजा में कन्वर्ट हो गई। मतलब 2015-16 की बात है, मैं रेजोनेंस के डाउट काउंटर पे बैठता था, मुझे क्लास में नहीं भेजते थे, सब बच्चा समझ के, बच्चा समझते थे सब कि ये तो छोटा बच्चा है, अभी इसको कहाँ क्लास में भेजे, अभी जस्ट इंजीनियरिंग करके निकला है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि मैं मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स सब पढ़ा के आया था। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो तुम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, इसकी इतनी मोटी मोटी जत्थी होती है, वो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा के आया था। पढ़ के नहीं, पढ़ा के आया था। पढ़ते टाइम नहीं पढ़ा था, पढ़ाते टाइम पढ़ा था। पढ़ते टाइम गिन के ऐसे जाता था कि 5 यूनिट है तो 3 यूनिट पढ़ के जाऊंगा। 150 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर करना होता है, 50 नंबर छोड़ना होता है, 80 नंबर का करके आऊंगा और कोई रोक नहीं पाएगा 60 नंबर 65 नंबर पाने से। इतना ही पढ़ के जाता था और एकदम सॉलिड लिख के आता था, उतना नंबर आ जाता था। एक बार तो मैथ्स 3 का पेपर था भाई साहब, प्रोफेसर ने कहा किसी की औकात है तो कोई पास होके दिखा दे। 8 नंबर हाईएस्ट गया था 100 में से, 7 नंबर में पाया था। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि 8 नंबर पाए तो सब फेल हो गए। तो 8 नंबर वाले को 100% दिया जाता है। 8 नंबर वाला फिर 10 सीजीपीए का हकदार हो जाता है। फिर उसके बाद वो टीचर डिसाइड करता है कि मुझे कट ऑफ कितना रखना है। वो उस प्रोफेसर के ऊपर निर्धारित है कि कौन पास होगा। तो उसने पासिंग मार्क रखा 100 में से 3 नंबर। अब बैच था 92 लोगों का और पास हुए थे 23 लोग। और ओपन बुक एग्जाम था, ओपन बुक एग्जाम था, रख लो किताब सॉल्व कर लो। हाँ तो भाई, तो हमने कैसे सॉल्व किया था। हम हमारे ग्रुप में और भी एनआईटीज के बच्चे थे, तो हमने उन सबको जोड़ रखा था, तो उसी ग्रुप पे शेयर करते थे। तो वो भी आंसर करते थे, हम भी आंसर करते थे, छापते थे, उसी में से बनाते थे। तो बना बना के दिए थे, तो एक सवाल सही हो गया था।
एक सवाल सही हो गया था। ऐसे मेरा, जैसे तुम लोग ऐसे सिली मिस्टेक करते हो ना, ध्यान ना देने वाला। ऐसे हम लोग के टाइम पे एक पेपर होता था आरएसी का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसमें पूरे बॉयलर का डिजाइन करना होता था। 20 नंबर का एक सवाल आता था और वो कम से कम 4-5 पेज का रहता था। और पहली लाइन में मैंने एक गलती करी थी, यूनिट कन्वर्जन। बहुत माइनर सा मिस्टेक होता है, अभी इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा तुम लोग को तो दिखाऊंगा, पाप हो जाता है वहां से, समझ रहे हो। और एक के चक्कर में, एक यूनिट के चक्कर में पूरा सवाल गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो मैंने उसको काट दिया, और मेरे बगल में एक बैठा था जो मेरे में छाप रहा था, तो वो बोला अब लिख दिया है तो काटेंगे नहीं। अब 20 नंबर ज्यादा पाया मेरे से। लाइन बाय लाइन कॉपी किया था, समझे ना। तो मेरा गलत हो गया था तो मैंने काट दिया, उससे नहीं काटा। तो ऐसे होता है, बट तुम लोग का तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तुम लोगों में तो इतना मार्जिन नहीं होता है। हमारी तो कई बार प्रोफेसर मूड में है तो कॉपी चेक भी नहीं करते यार, ऐसे ही नंबर बढ़ा। हाँ हाँ, आईटी 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 आईईटी है, एक कॉलेज है लखनऊ का, लखनऊ का यूपीटीयू का टॉप कॉलेज है, वहीं से पढ़ा हूं। है ऐसा, मतलब उधर एग्जाम का ज्यादा कोई खास रहता नहीं है यार। एग्जाम में फेल कौन होता है? मेडिकल के एग्जाम में कोई नहीं होता। अब प्राइवेट कॉलेज वाले फेल करते हैं, गवर्नमेंट में कोई फेल नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज वालों को लगता है कि अब पैसा नहीं बन रहा है, पैसे कम ही अलाउ, फेल कर देते हैं, सबको फेल कर देते हैं। फिर कहते हैं 50-50 हजार रुपया ले और एग्जाम देने का। पहले 1 करोड़ दे के वो एमबीबीएस करते हैं, और फिर उसके बाद 50 हजार रुपया भरते हैं अलग से एक एग्जाम में फेल होने पर। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सस्ता है, जितना महंगा प्राइवेट है उतना ही सस्ता गवर्नमेंट है। एम्स में तो भाई 15-20 हजार पूरा मेडिकल खत्म हो जाए, पूरा एमबीबीएस खत्म हो जाएगा तुम्हारा। चिल मारो, घर वालों से पैसा भी मांगो ज्यादा। इधर बताओ, बना पाए इसको? इसको बना पाए? नेट ऊपर फोर्स की, ऊपर नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? नेट फोर्स बराबर 0, तो ऊपर अपने को फोर्स कितना चाहिए? नीचे लग रहा है 30, ऊपर लग रहा है 20, तो नेट फोर्स अपने को और ऊपर कितना चाहिए? 10। किधर चाहिए ये 10 न्यूटन? ऊपर। किधर चाहिए? ऊपर। अब तुम रेंडमली इसमें से अपने हिसाब से कोई सा भी पॉइंट चुन लो, जो कहो मैं वो चुन लू। ए चुन ले, सी बी चुन ले, ये चुन ले, ए चुन ले, सोचो। चलो देखो, ए चुन लिया, ये 20 इसको कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और 30 कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। किसका टॉर्क ज्यादा है, 20 का कि 30 का? 30 का ना। तो अब 30 के टॉर्क को हमको बैलेंस करना है, तो हमको हमारे एफ को कहां लगाना है? इसके आगे के साइड या कहीं पीछे के साइड? क्योंकि डायरेक्शन तो तुम चेंज नहीं कर सकते, एफ को तुम रिवर्स तो कर नहीं सकते, क्योंकि नेट फोर्स कितना करना है? 0। कितना करना है? 0। तो भैया तुम्हारा नेट फोर्स कहीं लगना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ, यहां से एफ लगना चाहिए कहीं ऊपर की तरफ। पल्ले पड़ा? यहां से कितनी डिस्टेंस पे लगना चाहिए? एक्स डिस्टेंस पे। और जो सबसे गधा होता है वो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेगा। सर हम तो ए के अबाउट ही लिखे हैं। क्लैरिटी क्यों? क्योंकि ए पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एटलीस्ट वो पॉइंट चुनो जहां 1-2 फोर्स से नेट टॉर्क कितना हो रहा हो? 0। कितना हो रहा हो? 0। उससे कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। तो मैं कहूं कि एक काम करो, एक काम करो, इसको चुन लो, इसको चुन लो। अगर मैं इसको चुन लूं तो क्या 30 न्यूटन की वजह से इस पे कोई टॉर्क आएगा? आएगा नहीं। 20 कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो अपने को एफ से कैसा टॉर्क चाहिए, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि नेट टॉर्क कितना करना है? 0। कितना करना है? आ नहीं रहा यार तुम लोगों को, आ रहा है ना भाई? इस 20 का टॉर्क कैसा है? कैसा है? कैसा है? अरे आना तो बोल ले यार, पक्का ना? तो अपने को एफ से कैसा चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या इधर कहीं लगा दें? अरे इधर लगाओगे तभी तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इधर लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्या? नहीं। कितने पे लगा? एक्स पर। कितने पे लगा? एक्स। ये कितना है? ये कितना है? 20 है ना? अरे 20 सेंटीमीटर है ना? तो क्या लिखोगे? एफ कितना है तुम्हारा? एफ कितना है? 10 न्यूटन ऊपर, तो लिखोगे 10 इंटू एक्स। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। बराबर कितना? बराबर कितना? टाउ क्लॉक वाइज। तो ये कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्स तुम्हारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्या 10 से ये कट जाएगा? तो एक्स बराबर कितना?
40 सेंटीमीटर। तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे? 40 सेंटीमीटर। पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा। अब खुद से बनाओगे एक सवाल? बनाओगे? चलो रुको, इस पे रुक जाओ। अभी ये बनाओ। लो देखो, हम कह रहे हैं ये अपने पास एक रॉड है, देखना, एक सपोर्ट यहां पर है, एक सपोर्ट यहां पर है। इस रॉड का मास है 5 kg और लेंथ है इसका 4 मीटर। अरे क्लियर है? इनके बीच का जो गैप है ये है अपने पास 3 मीटर। सुनना, ये पूरा गैप तुम्हारे पास, ये पूरा गैप है 3 मीटर। और यहां से 1 मीटर पर हमने एक बोरी लटका रखी है ऐसे। अरे बात समझे? इस बोरी का मास है 2 kg। कहा गया फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द एजेस। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, ए एंड बी। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एंड बी। बोलो। क्या जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, ये कर पाओगे? कर पाओगे? बोलो N1 प्लस N2 कितना आएगा? 20। N1 प्लस N2 20, 60, 70। करो 70, निकालो। चलो, कुछ करना नहीं है यार। नेट फोर्स बराबर 0, नेट टॉर्क बराबर 0। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो। बस हमेशा ध्यान देना, ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे जिसपे कम से कम ज्यादा से ज्यादा अननोन फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब दोनों पे बराबर अननोन है तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट लिख लो जो तुमको इच्छा करे, क्योंकि दोनों नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तुम जानो, सब हम ही बता दें। मिड पॉइंट पे लगेगा, मिड पॉइंट ढूंढ लो कहां है। मिड पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहा, कहते 2 मीटर, 4 मीटर का लेंथ है ना। आसान डेटा दिया यार। तराजू देखे हो? तराजू का सवाल बहुत पॉपुलर है इसमें। तराजू इसी पे काम करता है, टॉर्क वाले पर। आया? हाँ, 30 और 40। क्या बात। और बताओ भाई, नहीं बना? क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कितना सिंपल है यार, ऐसे कैसे नहीं बन रहा भाई? पाप है भाई ना बनना ये। कितने लोग ये नहीं कर पाए? यहां लगेगा N1, यहां लगेगा N2। कर लिए? पूरी क्लास भाई, पूरी क्लास ये कर पाए? N1 N1 और N2। ऊपर कितना लगा? N1 और N2। ये 2 kg का नीचे वेट कितना लगेगा? 20। इसका खुद का मास कहां लगेगा? 2 मीटर पे ना, 50 न्यूटन ना। तो नीचे टोटल कितना लगा? 70। और ऊपर कितना लगा? N1 और N2। तो N1 प्लस N2 बराबर कितना? 70। अरे क्लैरिटी है जी? अब ये बताओ, तुम अपनी इच्छा अनुसार चाहे ए के अबाउट टॉर्क 0 कर लो, चाहे बी के अबाउट। क्यों ए और बी के अबाउट? क्योंकि ए के अबाउट करोगे तो N1 गायब हो जाएगा, और बी के अबाउट करोगे तो N2 गायब हो जाएगा। तो डायरेक्टली तुमको N1 का वैल्यू मिल जाएगा।
समझ आ रहा है? आ रहा है? तो टॉर्क नहीं लिख पा रहे हो गधादास, ए के अबाउट टॉर्क लिख। चल ऐसे लिख, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गया तेल लेने, देख एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान और दूसरे वाले को नेगेटिव, तो क्या करें, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लें, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानोगे तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव। चलो देखो, ये 20 न्यूटन का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, टॉर्क अबाउट ए बराबर 0, कितना आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। इसको पॉजिटिव मान लें तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। क्लैरिटी है ना? तो क्या लिखोगे, फोर्स कितना है 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, तो क्या 20 इंटू 1 लिख लें। दूसरा कितना है 50, ये भी कैसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट तुम लिख रहे हो उसी के अबाउट देखना है, कोई अपनी मर्जी से मत मान लेना। अरे क्लैरिटी है ना? अब तुम्हारी आंखें यहां गड़ी हुई हैं, यहां से 50 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो 50 गुणे 2, और N2 कैसे जा रहा है, N2 कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो N2 माइनस कर दें, और कितना N2 इंटू 3 बराबर 0, तो 3N2 बराबर कितना, 50 दूना 100 और 20, 120 हो गया क्या, N2 बराबर 40 न्यूटन। तो N1 बराबर, अब 40 डालो ना इसमें, N1 बराबर 30 न्यूटन आया। अब कर लोगे पीछे भाई, कर लोगे। चलो अगला सवाल बनाओ लो। ये रॉड है, इस रॉड का मास m है और लेंथ कितना है, l है। ये दो रस्सियां लगी हैं, दोनों में टेंशन बराबर होगा कि अलग अलग, सोच के, हवाबाजी नहीं, गाधों की तरह से आंसर करते हुए। दोनों में सेम होगा, एक में वेट जो है वो एक रस्सी से पास और दूसरी रस्सी से दूर है। क्या दोनों रस्सियां कॉर्नर पे लगी हैं, कॉर्नर पे लगी होती तो बराबर हो जाता। अब यही है, यही है, इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। तो एक रस्सी में टेंशन कितना T1 और दूसरी रस्सी में T2, बनाओ T1 और T2 कितना होगा, बनाओ जल्दी बनाओ। बना, इतना टाइम लोगे क्या, हाँ गुड जॉब। सोच लो, गलत है शायद, mg/3 और 2mg/3 आएगा। गुड जॉब, बढ़िया, कहो आ गया। अच्छा भाई साहब, हम करें या कर लोगे, और टाइम चाहिए, कर लो कर लो कर लो कर लो, कोशिश कर लो, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कहीं। क्या किए हो, हाँ T1 + T2 बराबर mg, हाँ हाँ, कहाँ हो, यहां से टॉर्क दिख रहा है ना, यहां से कितना डिस्टेंस है T2 का, देख वहां, देख यहाँ क्या लिखा है, L/3 है ये, क्या लिखा है, हाँ मुर्गा बना देना चाहिए तुम जैसे लोग को, सही बता रहा हूं। अपनी मर्जी से तूने L/3 लिख दिया, या तूने ये सोचा कि ये L/4 है तो L/3 होगा, है L में से L/4 घटा दे तो L/3 हो जाता है। पाप कहते हैं इसको, मिस्टेक नहीं। कहो नेता, कहां बतिया रहे हो, हाँ भाई बताओ, ये बताओ, क्या mg यहां लगेगा, यहां से कितनी डिस्टेंस पे, L/2 पे, L/2 पे, ऊपर कितना लगा T1 + T2 बराबर कितना
बराबर कितना mg। क्या ये इक्वेशन ये लिख लें, क्योंकि नेट फोर्स कितना है 0, तो नेट टॉर्क भी क्या होगा 0। अरे क्लैरिटी है ना। अब नेट टॉर्क तुमको लिखना है, ए के अबाउट लिखो और किसके अबाउट लिखो, बी के अबाउट लिखो। चाहे ए से लिख लो चाहे बी से लिख लो। अगर तुम बी से लिखोगे तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर तुमको 3l/4 में से l/2 घटाना पड़ेगा, दैट इज वेरी टफ। एल 3l/4 में से l/2 घटा सकते हो, लेकिन फिर क्या जरूरत है, क्या हमारा आसानी से काम हो जाएगा अगर हम किसके अबाउट लिख दें, ए के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट, नेट टॉर्क अबाउट ए बराबर 0। सोच mg कैसे घुमा रहा है, mg कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, और T2 T2 तो क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज लिख लें। अरे लिख लें, क्योंकि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, mg इंटू l/2 बराबर कितना, T2 इंटू 3l/4। क्या कटेगा, l से l, तो T2 बराबर कितना भाई 2mg/3, तो T1 बराबर, अरे कठिन है क्या, आया आया। खूब सवाल हैं आज वाली डीपीपी में इस तरह के, आराम से लगाते रहना। चलो ये सवाल बना दो, तो ये सवाल बना दो, होमवर्क है यार, घर से करके ले आना, दिमाग लगाना, वही करना है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क, कर पाओगे, छोड़ दे होमवर्क के लिए। चलो सवाल समझ लो क्या है। अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। मीटर स्टिक का मतलब समझते हो, 1 मीटर की स्टिक, क्लैरिटी है ना। वो अपने वेज, अपने सेंटर पे बैलेंस है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। अरे 50 पे बैलेंस है ना, 50 सेंटीमीटर पे, मतलब यूनिफॉर्म। अब हमने क्या किया, व्हेन 2 कॉइंस ईच ऑफ मास 5 ग्राम, मतलब 10 ग्राम का सिक्का है अपने पास एक, आर पुट ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक रखा है, कितनी कितने मार्क पर, 12 सेंटीमीटर के मार्क पर रख दिया। तो अब बताओ जो नाइफ एज है उसको बैलेंस करने के लिए किधर शिफ्ट होना चाहिए, जिधर रखा है या उसके ऑपोजिट। हम कह रहे हैं इधर भारी है इस साइड, तो सेंटर ऑफ मास इधर, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा नाइफ बैलेंस करने के लिए, इधर ही आएगा ना, तो ये अपोजिट है। बात समझे है ना। तो कितना शिफ्ट हो गया, द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर, कितना शिफ्ट हुआ, 45 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ। पहले 50 पे था, अब कहां बैलेंस हुआ है, 45 पे बैलेंस हुआ है ना, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ ना। तो पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक, मीटर स्टिक का मास कितना है, ये समझ, मीटर स्टिक था, अरे था ना, और ये मीटर स्टिक का बैलेंस पॉइंट था, ये इसका मिड पॉइंट था, ये 50 का मार्क था, ये 12 का मार्क है, 12 के मार्क पर सिक्का रखा हुआ है कितने ग्राम का, 10 ग्राम का, ये 45 का मार्क है, तो ये बता कितना होगा, ये 12 का मार्क है भैया, ये 45 का मार्क है, तो ये कितना होगा 35, और ये कितना है 5। क्या यहां पे इसका मास लग रहा है m, यही m तो निकालना है, यही m निकालना है ना। तो क्या करोगे, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज कौन दे रहा है, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज कौन दे रहा है 10 ग्राम, और एंटी क्लॉकवाइज कौन दे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कौन दे रहा है 10 ग्राम, और क्लॉकवाइज कौन दे रहा है m। ये गैप कितना है 5, ये गैप कितना है 33, कितना आ रहा है b, निकाल लो, पेन चला लो, सब हम ही कर लें, अब क्या होमवर्क, बैठ के भजन सुनते हुए तुम लोग, सही बता रहा हूं। क्या 10 गुणे 12 बराबर m गुणे 5 लिखे हो, 10 गुणे 12 बराबर कि 10 गुणे 33, 10 गुणे 33 बराबर m गुणे 5, खत्म बात, लग गया सवाल, इतना ही है भाई। इधर मास था 10, तो mg, ये ग्राम वाला जी नहीं है भैया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 33, बराबर हमने क्या लिख लिया mg गुणे 5।
तो 5 से 5 दूना 10, जी से जी कट गया तो m बराबर हो गया 66 ग्राम। ये कठिन है, ये बनाओ, चलो चलो बनाओ, फट से बनाओ, बिना पेन चलाए बनाओ इसको। सर वो तो नहीं हो पाएगा, बिना पेन चलाए बनाओ, सोच के बनाओ, ऑप्शन से बनाओ, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, किधर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? कितना होगा? ए पे ज्यादा होगा ना, और बी पे कम होगा ना। क्या बी पे 0 संभव है? मतलब मैं इसको हटा दूं तो क्या ये कभी बैलेंस रह सकता है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी? बी? कौन सा? डी? कौन सा? डी? क्योंकि इधर ज्यादा होगा और इधर कम, तभी तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हुआ। अरे यार, अब निकाल के देखें, यहां कितना लग रहा है? N1। यहां कितना लग रहा है? N2। N1 प्लस N2 किसके बराबर है? 100। अरे नेता 10 न्यूटन लिखा है। N1 प्लस N2 बराबर 10। N1 प्लस N2 बराबर 10। क्या किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लें? किसके अबाउट लिखेगा? किसके अबाउट? क्योंकि ये गैप कितना दे रखा है अपने को? 30 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और पूरा क्या मीटर स्केल है? 1 मीटर का है ना, तो ये कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेगा? N2 इंटू 100 बराबर 10 गुणे 30 या 30 गुणे 10, जो भी लिख लो। नहीं आया तो N2 बराबर कितना न्यूटन? 3 न्यूटन। तो N1 बराबर कितना न्यूटन? 7 न्यूटन। ले हो गया आंसर। ये समझ आया क्या किया? समझ आया? नेट टॉर्क बराबर, नेट टॉर्क बराबर 0। अरे जी कठिन है। यस सर। ये बनाओ फिर, कठिन नहीं है तो बनाओ, देखिए कौन बना पाता है। 2 मिनट का समय है घड़ी से गिर के, 1:11 हो रहा है, 1:13 तक सोचो क्या आंसर होगा, सोच समझ के बताना। सवाल समझ पा रहे हो? बैलेंस का मतलब समझते हो? तराजू, तराजू और फॉल्स बैलेंस, मतलब एक तरफ मैग्नेट चिपका दिया है। फॉल्स तराजू जानते हो ना? एक पेन का मास ज्यादा होगा और एक पेन का मास कम। चलो हिंट दे दिए, इतने हिंट से बन जाना चाहिए। अ फॉल्स बैलेंस हैज इक्वल आर्म, एन ऑब्जेक्ट weight W1 when placed on one pan and W2 when placed on the other pan, the true weight of the object is। जब एक तरफ रखे तो उसने क्या मेजर किया? W1। और दूसरी तरफ रखे तो क्या मेजर किया? W2। तो बताओ उसका एक्चुअल वेट कितना था? सोचो सोचो, एक्चुअल वेट कितना था? कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है, लगाओ कॉमन सेंस। नहीं बन रहा? क्यों? मीन क्यों आएगा? फिर अगला सवाल है वो बनाओ। मीन क्यों आएगा, कैसे आएगा? मैं कह रहा हूं डी आएगा। फिर इसके बाद एक और सवाल है तराजू वाला, सेम ऑप्शन बनाओ, सोच के बनाना क्यों और कैसे। तराजू का अगर फीलिंग है तुमको तो तुम ये सवाल बना सकते हो, कॉमन सेंस का है। किसके पास तराजू है? अच्छा गांव में। दुकान उकान है क्या? दुकान उकान है क्या? सुनो आओ, देखो, नहीं था, नहीं था, तराजू को फील करना। आओ तुमको तराजू की फीलिंग दिलाते हैं। खराब तराजू क्या होता है? जिसका दोनों साइड वेट बराबर होता है या एक साइड ज्यादा एक साइड कम? एक साइड ज्यादा और एक साइड कम। मिड पॉइंट पे ये हिंज है, ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितना है? x। अरे है ना? सोचो, हमने मान लिया
कि ये वाला साइड ए है और ये वाला साइड बी है। हम कह रहे हैं ए का वेट जो है ना, अभी इस समय जब ये खाली है तो ए का वेट बी से ज्यादा है, ए का वेट बी से ज्यादा है। फॉल्स तराजू है ना। अगर दोनों बराबर होता तो क्या फॉल्स तराजू होता? नहीं, एक का ज्यादा है एक का कम है। तो हम ये कह रहे हैं कि ए का वेट एक्स ज्यादा है, ए का वेट एक्स ज्यादा है। तो सोचो जो तराजू का बार होगा वो इनिशियली किधर की तरफ झुका होगा? इधर की तरफ, इधर की तरफ झुका होगा। ये बात समझ आ रही? तो सोचो जो मेजर करने वाला होगा वो बार किधर रखेगा और जो सामान मेजर करना है वो किधर रखेगा? सोचो 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 सोचो। हाँ, सामान कहां रखेगा? ए में, ए में सामान, ए का वेट ज्यादा है ना ऑलरेडी। अब मान लो तो सामान ए में रखेगा तो जितना ज्यादा है वो तो उसमें आएगा ही नहीं। अरे कह रहे हो ऐसी बात? पक्का? सोच लो, सोचो। हम तराजू लिए हैं, दोनों का वेट बराबर है, दोनों का वेट बराबर है। इस साइड वो अपना बट्टा रख रहा है, ठीक है ना? बट्टा समझते हो ना? वो 1 किलो 2 किलो 5 किलो बार बोलते हैं उसको, बटखरा, बटखरा ना। हाँ हाँ वही, हमारे उधर भी बटखरा ही बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं। सुनो, और दूसरी तरफ उसने जो ऑब्जेक्ट वे करना है वो रखना है। अब ध्यान से सुनना बात, ध्यान से सुनना बात। अगर मेरा तराजू जिस तरफ मैं सामान रखा हूं उसी तरफ होगा, क्लैरिटी है, जिस तरफ मुझे सामान मेजर करना है उसी तरफ होगा। मैंने यहां 1 किलो डाला, कितना डाला? 1 किलो। तो ये इधर 1 किलो ही मेजर करेगा, 1 किलो से ज्यादा या 1 किलो से कम? मेजर क्या करेगा? 1 किलो से ज्यादा, ज्यादा सामान देगा तुमको। ऐसा बनिया कहां होता है भाई? 1 किलो से कम ना, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ मेजर कर रहा है। तो 1 किलो से कम मेजर करेगा ना। कितना कम? जितना ये ज्यादा है। अरे समझे कि नहीं? तो इधर जब हमने एक डिब्बा रखा तो जो W1 वेट आया वो W प्लस एक्स के बराबर आया। W1 किसके बराबर आया? W प्लस एक्स के, W प्लस एक्स के। तो भाई जो दूसरा बंदा था उसने कहा नहीं हम चेक करेंगे तुम्हारा तराजू सही है कि खराब है। तो उसने कहा नहीं, हमारा वाला सामान इस तरफ नापो। अरे बात समझे कि नहीं? तो जब इस तरफ नापेगा तो वो जो W2 वेट आएगा वो कितना आएगा? घट जाएगा, घट जाएगा। W2 कितना हो जाएगा? W माइनस एक्स। क्या ये B हो जाएगा? फंस गया बेचारा, दोनों को जोड़ दो। एक्चुअल वेट तो हमारा क्या था? W। अरे क्लियर है? पक्का ना? दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? एक्स से एक्स कट जाएगा, 2W बराबर कितना? W1 प्लस W2। तो W बराबर कितना? W1 प्लस W2 बाई 2। एक तरफ ज्यादा मेजर करेगा और एक तरफ कम। जिधर ज्यादा मेजर करेगा उधर कितना? W प्लस एक्स। जिधर कम उधर कितना? W माइनस एक्स। अरे क्लैरिटी है ना? तो दोनों को जोड़ दो, एक्स से एक्स कट गया तो कितना आंसर हो गया? सी। आंसर क्या हो गया? सी। अब सुनना, इसी तराजू पर बेस्ड एक और बहुत कॉमन सवाल, वो क्या है? वैसे जो तुम ये देख रहे हो ना W1 बराबर W प्लस एक्स जो लिख रहे हैं, ये सब टॉर्क लिख रहे हैं हम लोग, ये वेट नहीं लिख रहे हैं, टॉर्क लिख रहे हैं। क्यों? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस भी, अगर इसमें मैं उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कट जाएगा। अरे कट जाएगा ना, पक्का ना? हाँ, तो जो तुम वेट बैलेंस कर रहे हो एक्चुअली क्या बैलेंस कर रहे हो? टॉर्क। एल हम इस वजह से लिख नहीं रहे क्योंकि दोनों तरफ का लेंथ क्या है? बराबर। नहीं समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर मान लो मैं कहूं कि ये तराजू है, ये मिड पॉइंट है, ये एल है, ये भी एल है, यहां से एक बार लगा हुआ है, यहां से एक बार लगा हुआ है, ये W1 है और ये कितना है? W2 है। अगर मेरा बार एकदम बीच में रुका हुआ है तो W1 से टॉर्क कितना आएगा?
W1 इंटू एल, और W2 से कितना आएगा? W2 इंटू एल, कट जाएगा तो कितना 1, W1 प्लस W2। अरे नहीं आया, आया जी, आया भाई, पक्का? तो क्या तुमने वेट बराबर किया है या टॉर्क? यहां भी तुम क्या बराबर कर रहे हो? टॉर्क। क्या बराबर कर रहे हो? टॉर्क। यहां भी टॉर्क। सुनना, सवाल कह रहा है कि द बीम एंड अ पैन ऑफ अ बैलेंस हैव नेग्लिजिबल मास। समझ रहे हो इसका मतलब क्या? एक बैलेंस है आपके पास, उसका बीम और उसके जो पैन्स हैं उनका मास नेग्लिजिबल है। एन ऑब्जेक्ट वेज W1 व्हेन प्लेस्ड इन वन पैन, जब एक पैन में रखे हैं तो कितना आया है? W1। और व्हेन प्लेस्ड इन द अदर पैन तो कितना आया है? W2। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कोई मास तो है नहीं तराजू का, तराजू का कोई मास तो है ही नहीं, मतलब तराजू में एरर कैसे आया फिर? एक तरफ रख रहे हैं W1, एक तरफ रख रहे हैं W2, अरे मास है ही नहीं ना, तो ये एरर कैसे आया? हाँ, कि जो तराजू का मिड पॉइंट है वो बीच में नहीं है। अरे नहीं आया। कह रहा द वेट W ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट का वेट W कितना है? सोचो, ए, बी, सी, डी, हवाबाजी। सुनो, नहीं था, इधर ध्यान दो। हम कह रहे हैं कि हमारा तराजू कहीं यहां पर बैलेंस है, अगर इसका पूरा लेंथ एल है, कितना है? एल। ये वाली लेंथ को हमने एक्स मान लिया, तो ये कितना होगा? एल माइनस एक्स। कितना वेट ये मेजर कर रहा है? कितना इधर, कितना मेजर कर रहा है? W1। W एक्चुअल वेट जो हमने रखा है वो W है, कितना है? W। कितना मेजर हुआ है? W1। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? तो W1 इंटू एक्स, सोचना, W1 इंटू एक्स बराबर W इंटू एल माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तराजू पलट दिए, अब ये यही है, W यहां आ गया और W2 यहां गया, तो क्या वेट आया? W ही आएगा कि W2 आएगा? ये तो फिक्स हो गया ना। अरे फिक्स हुआ ना, ये तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जिसको तुम वे कर रहे हो। जब तुम इधर रखे हो तो कितना मास मेजर हुआ है? W1। और जब इधर रखे हो तो W2 आया है ना, तो क्या बना बोलो? जब इसको हम इधर रख दिए, यहां हम W रख दिए, तो इधर क्या आ गया? W2। अरे आया कि नहीं आया? तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? W2 इंटू एल माइनस एक्स बराबर कितना? W इंटू एक्स। अरे नहीं आया, आया? थोड़ा थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई। तो बताओ क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। क्या एक्स से एक्स कट जाएगा? एल माइनस एक्स से एल माइनस एक्स, क्या बोला? W1/W बराबर कितना? W/W2, तो W स्क्वायर बराबर, तो W बराबर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ W1 इंटू W2। अरे पल्ले पड़ा, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। ये तराजू के दोनों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? पहले सवाल में क्या था? पहले सवाल में एक पेन का मास ज्यादा था और एक पेन का मास कम था। ऐसा हो और मुझे सही वेट मेजर करना हो, मुझे सही वेट मेजर करना हो, तो एक तरफ उसने रखा तो 2 किलो का मेजरमेंट आया, दूसरी तरफ उसने रखा तो 3 किलो का मेजरमेंट आया। तो मुझे कैसे पता कि मेरा ऑब्जेक्ट कितने का है? तो मैं क्या करूंगा? 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2 मतलब 2.5। समझे कि नहीं? वो कितना पैसा एक्स्ट्रा मार रहा था? कितने किलो का? आधा किलो का। आधा किलो का मार रहा था ना भाई, हाँ? जैसे एक दिन हम पेट्रोल भराने गए, तो हमको अपनी गाड़ी का इतना अंदाजा है कितने में कितना पेट्रोल भरता है। हमने उससे कहा 3600 का पेट्रोल भर दो। अब वो 3600 का पेट्रोल भरा और एक बार भी ट्रिप नहीं हुआ, ट्रिप ही नहीं हुआ। जैसे चलते चलते जब टंकी फुल होने वाली होती है तो अपने आप ट्रिप कर जाता है, तो 3300 से 3400 मैक्सिमम 3500 तक जाते जाते ट्रिप कर जाता है।
तो ट्रिप नहीं किया भाई। कहा सर हो गया, मीटर में रीडिंग भी नहीं चढ़ी प्रॉपरली। तो मैंने कहा ठीक है, अब उसका बिल निकालो, जो जो डायरेक्टली पेट्रोल पंप से बिल निकलता है, उससे बिल निकला। तो भाई ने 350 का पेट्रोल मार दिया था। सोचो, तुमको पता नहीं चलेगा, यू आर जस्ट वॉचिंग ऑन द रीडिंग। 0 से शुरू हुआ, 3600 पे खत्म हुआ, और 350 का पेट्रोल गाड़ी में नहीं था। हाँ, अरे बवाल काट दिए थे। अरे बात समझे ना, अंदाजा। अब सोचो, तुमको अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने का अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं भराता हूं जब मेरी गाड़ी में शो करने लगा 4 किलोमीटर बचा है, अब 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। तो आलस करते 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 जब एकदम पीक हो जाता है, कब रास्ते में बंद हो सकती, तभी जाकर भरवाता हूँ। भरवाना तो पड़ता ही है यार, मजबूरी है। चलो आओ इधर ध्यान दो। हाँ टाइम हो गया 11 बजे, 5 मिनट और है यार। अरे अपन थोड़ा सा टाइम को रीअरेंज कर दिए हैं। टाइम को रीअरेंज हम अपने हिसाब से कर दिए, वो करें सिस्टम से हो चाहे ना हो। हमने थोड़ा थोड़ा अरेंज कर दिया है कि हम 15-15 मिनट एक्स्ट्रा खींच लेंगे, तो उससे थोड़ा सही रहेगा। लास्ट वाला जो भी जाएगा वो 1 बजे की बजाय 1:30 बजे तक पढ़ा के छोड़ेगा, इतना ही है, एंड दैट इज गुड। तो वो हमारी प्लानिंग है ना कि 1:30 बजे ही छोड़ना है सर, 1:30 बजे के पहले नहीं छोड़ना। सिलेबस तो खत्म करना ही है ना यार टाइमली। वैसे भी थोड़ा स्लो चल रहा है, एक चैप्टर पूरा, एक चैप्टर स्लो चल रहा है, 8 लेक्चर, 8 से 9 लेक्चर। हाँ, तो कैसे यूज करते सैटरडे? मैं तो एकदम खुला तैयार हूं सैटरडे यूज करने के लिए। टेस्ट लगा देते हैं तो कुछ कर देते हैं। अब इसके बाद जब तुम लोग वापस आओगे तो हो जाए। हाँ, संडे को एमवी सेट है यहाँ पे। ये सब नाटक खत्म हो जाएगा जब तुम लोग इसके बाद दशहरे के बाद वापस आओगे, तो ये सब सॉर्ट हो जाएगा। हाँ बस मित्र, मित्र ध्यान से सुनना, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा लग रहा है कि कमजोर है, फिजिक्स, यहां दिमाग में हुआ बैठा है, बस इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं है रे। सोच, ये रोटेशनल मोशन का आज तीसरा लेक्चर है, तुझे ऐसा क्या कठिन लग गया जो तू खुद से नहीं सोच सकता? रोटेशनल मोशन टफ था, अब है नहीं। जब रोलिंग मोशन हुआ करता था ना, तो टफ था, अब है नहीं। अब सस्ता सब्जेक्ट है। बात समझे ना? बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली खत्म हो जाएगा। मतलब 4 लेक्चर और लगेंगे, आज तीसरा लेक्चर है ना, 4 लेक्चर और लगेंगे रोटेशनल मोशन में, 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तो छोटे छोटे चैप्टर्स आ जाएंगे, आसान चैप्टर्स आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें 2 छुट्टियों का बम्पर मौका मिल रहा है। एक छुट्टी है दशहरा, और एक छुट्टी मिलेगी दिवाली। दिवाली की छुट्टी बहुत लंबी है, 29 तारीख से 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। समझो ना क्यों, इसके पीछे का कारण है, दिवाली के तुरंत बाद छठ। कोई मतलब नहीं बनेगा, हम लोगों के लिए भी थोड़ा जरूरी है, मतलब जाग के आएंगे थोड़ा। नहीं, इस बार हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाएगी, सोच रहे जाग मनाली घुमाए इस बार। हाँ सिलेबस हो जाएगा यार, संडे पढ़ाना पड़े, सैटरडे पढ़ाना पड़े, लास्ट में जाके 2-4 टेस्ट कैंसिल कर देंगे, लेकिन सिलेबस 28 फरवरी तक करा देंगे। हार्ड एंड फास्ट 28 फरवरी, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सिलेबस करा देंगे, चाहे संडे को एक्स्ट्रा बुला के पढ़ाना पड़े। 12th ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैकेनिक्स खत्म, तो मोटा मोटा मान के चलो, अब यहां के बाद रोटेशन के बाद तुम्हारा अगला पड़ाव आएगा एसएचएम एंड वेव्स। एसएचएम आसान है, वेव्स थोड़ा कठिन है, उसके बाद सब आसान है। इलेक्ट्रो सब आसान। हाँ, 15 नवंबर, मैक्स टू मैक्स 15 नवंबर।